ओके, गुड इवनिंग। कंपनी ऑडिट की आज हमारी 4th क्लास है। कल तो एक शायद छोटी सी क्लास ही लगी थी, है ना। जल्दी से एक बार के लिए रिवाइज करते हैं। हमेशा की तरह पहले सेक्शन नंबर रिवाइज करते हैं। सेक्शन कितने हैं? 139 से 148। 139 अपॉइंटमेंट, 140 रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, 142 रेम्युनरेशन, 143 पावर्स एंड ड्यूटीज, 144 नोट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, 145 साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, 146 जर्नल मीटिंग, 147 पनिशमेंट, 148 जल्दी से अपॉइंटमेंट के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑडिटर हो और वो नॉर्मल कंपनी का हो तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 139 का 6 था कि 5 था? 6। उसमें कितने दिनों के अंदर? रजिस्ट्रेशन के विद इन 30 डेज में बाय द बीओडी। अगर बीओडी फेल हो जाता है तो विद इन 90 डेज। कौन? मेंबर्स। टेनर कितनी होगी? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। डन। उसके बाद क्या पॉइंट निकल के आ सकता है, बताओगे? गलत। गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर, उसको कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी। तो अपने लिए दिन ज्यादा रखेगा। कितने दिन ज्यादा रखेगा? डबल। पहले 30 दिन थे, अब 60 दिन। अगर सीएजी फेल हो जाए फिर तो बीओडी कितने दिनों में? विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर बीओडी भी फेल हो गया फिर मेंबर कहेंगे सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कितने दिनों के अंदर? विद इन 60 डेज के अंदर। उसकी टाइमर कितने तक रहने वाली है? नेक्स्ट एजीएम तक की, मतलब कि फर्स्ट एजीएम तक। सब्सिक्वेंट ऑडिटर 139 का 1 नॉर्मल कंपनीज में बाय द मेंबर्स इन द एजीएम कितने सालों के लिए अपॉइंट होगा? 5 सालों के लिए। यानी कि फर्स्ट एजीएम में कंक्लूड होके अब टिल 6th या 5th? 6 या 5? अच्छा, 6वीं एजीएम तक रहेगा। कितने सालों के लिए अपॉइंट होगा? 5 सालों के लिए। ठीक है। उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस और उसकी लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग। 3 पॉइंट। थोड़ा ऊंची बोलना, आवाज आए अच्छी खासी। ये अच्छी खासी आवाज होती है, थोड़ा सा लाउड। 3 पॉइंट क्या देखने हैं? फिर से ये भी अब अच्छी वाली आवाज है नहीं। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। मेरी आवाज आप लोगों से ज्यादा है, थोड़ा सा ऊंची और एक बार फिर से। फर्स्ट ऑडिटर का सेक्शन कौन सा है? नॉर्मल कंपनी में। फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में कितने दिनों में? कौन करेगा? अच्छा, कैजुअल वैकेंसी को कौन फाइल करता है? कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन नंबर बोला जाए। 139(8). कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन नंबर 139(8) में कौन कैजुअल वैकेंसी फाइल करता है? कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है? बीओडी। कितने दिनों में? 15 डेज होते ही नहीं थे यहाँ पे। सर ये तो आपने 3 दिन पहले करवाया था, ये क्यों पूछ रहे हो? ये तो चीटिंग हो गई ना। हमें 3 दिन पहले वाली चीज थोड़ी याद रखेंगे। जो होमवर्क दिया हम सिर्फ वो याद करते हैं, क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं। तो अच्छे बच्चों के साथ साथ आपको थोड़ा सा चालाक बच्चा, थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा और एक रैंडम बच्चा बनना है कि कुछ भी पूछो सर। तो रोटेशन ही कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन कौन सा है? 139 का 8। कैजुअल वैकेंसी का मतलब है ऑडिटर छोड़ के चला गया, तो कौन फिल करेगा कैजुअल वैकेंसी? कितने दिनों में? 3 महीने में क्या होता था फिर? अगर रेजिग्नेशन का केस है 30 दिनों के अंदर बीओडी फाइल करेगा मतलब फिल करेगा। लेकिन रेजिग्नेशन के केस में 3 महीनों के अंदर मेंबर की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, यानी कि उनसे भी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। ऑडिट कमेटी किस किस को रखनी पड़ती है? ऑडिट कमेटी का सेक्शन होता था 177। ऑडिट कमेटी किस किस कंपनी को रखनी पड़ती है? सबसे पहला पॉइंट था लिस्टेड कंपनीज। उसके बाद था 10, 50, 100। इसको अपने याद किया था ऑडिट कमेटी, मतलब बड़ी बातें हो रही हैं। बड़ी बातें हो रही है तो 10, 50, 100 वाली बातें हो गई। तो 10 क्या होती थी? शेयर कैपिटल। 50 क्या होती थी? बोरोइंग्स। और 100 क्या होती थी? टर्नओवर हमेशा सबसे ज्यादा होती है। क्या पॉइंट चल रहा है? ऑडिट कमेटी किस किस कंपनी को रखनी है? पहला लिस्टेड कंपनी, दूसरा
पब्लिक कंपनीज ही हैं यहाँ पे तीनों। अगर आप देखोगे पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल या तो 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर। अच्छा, ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है कितने सालों के लिए होती है? अगर इंडिविजुअल है तो 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स, 5 कंसेक्टिव इयर्स है ना, 1 टर्म ऑफ 5, ऐसा बोलो 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्टिव इयर्स। अगर वो फॉर्म हो तो 2 टर्म्स ऑफ। कूलिंग पीरियड कितना लगता है? फॉर्म के ऊपर कितना लगता है? फॉर्म अपॉइंट कितने साल के लिए होती है? 10 साल के लिए। कूलिंग पीरियड यानी कि सर ये हुआ कि इंडिविजुअल है 5+5, फॉर्म है तो 10+5, 10 के लिए लगेगी, 5 के लिए हटेगी। किन किन कंपनियों को ये वाली चीजें जो भी अभी अपन ने डिस्कस की हैं इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशन। 10 के लिए लगाना, 5 के लिए हटाना। एक तो लिस्टेड कंपनियों के ऊपर लगता है, ये सभी कंपनीज के ऊपर नहीं लगता। तो कौन सी प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज थी? इसके पिछले पेज पे था जहाँ पे आपके पास था 1 1 10 क्या था? 10 50 50 10 50 50 था। तो एक तो पहला तो था लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, दूसरा था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, प्राइवेट जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, ऑल कंपनीज पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ भी है जिसकी बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ऐसी कंपनियों को अपना ऑडिटर रोटेशन के साथ अपॉइंट करना पड़ता है, ना कि सदा के लिए कि आओ बस जाओ। 2 लिमिट्स। फिर 1 1 10 की लिमिट कहां थी? कारों में थी। तो कारों में लिमिट क्या थी? कारो क्यूट 1 1 10, कारो क्यूट 1 1 10। अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज 10 50 50। क्योंकि कंफ्यूजन है ना, देखो अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज क्या ही बातें करते हैं, कंफ्यूज करते हैं तो 10 50 50 मतलब आपस में इनको पता ही नहीं है, 50 50 चल रहा है। ऑडिट कमेटी बड़ी बड़ी बातें 10 50 100 याद रह जाएंगी 3 लिमिट्स, क्योंकि अभी 1 2 लिमिट्स और आएंगी। तो आपको इसी तरीके से याद करवाना है और आपको याद करना है। तो अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, ये टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपन? अगर कोई कंपनी इनमें फॉल नहीं हो रही तो उसको 10 5 के लिए अपॉइंट करने चाहिए नहीं, फिर सदा के लिए रख सकते हो। ठीक है, एक कमरा उसी को डाल के दे दो, आप ही बैठे रहो भाई, ऐश करो। तो 10 50 100 लिस्टेड कंपनी हो गई। पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, उससे ज्यादा कि उससे कम? उससे ज्यादा ऑब्वियस है, तभी थोड़ी बड़ी कैटेगरी की कंपनी बनेगी। चलो आगे। उसके बाद एक पॉइंट आपके पास आया था, कल वाला सेक्शन अगर आया था 140 में सबसे पहले था, अगर आपने उसको बेइज्जती से हटाया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेक्शन 140 का 1, फिर से बोलो सेक्शन 140 का बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, यानी कि आप उसको पहले ही हटा रहे हो। सेंसिटिव केस है, कुछ गड़बड़ चल रही है, हो सकता है वो ईमानदार हो, आप कह रहे हो ईमानदार है, ईमानदार नहीं चाहिए हमें, ईमानदारी पसंद नहीं होती ना आज की डेट में, हमें बेईमानी ज्यादा पसंद है। तो बेईमानी अगर ज्यादा पसंद है तो कुछ भी आप हमने यहाँ पे रीजन देखना है, रीजन नहीं देखना। हो सकता है ऑडिटर बेईमान हो। पहला, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, कौन? बोर्ड में, मतलब कि बीओडी, बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड। उसके 30 दिनों के अंदर सीजी के पास एप्लीकेशन देंगे। सीजी ने जैसे ही अप्रूव कर दिया उसके 60 डेज के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन एजीएम या ईजीएम में पास करवा देंगे। फॉर्म एडीटी 2, फॉर्म एडीटी जल्दी से याद करो, एक बार बोलो क्या सेक्शन है 140 का, क्या है टॉपिक? बीआर इन बीएम प्लस 30 डेज में सीजी को एप्लीकेशन, सीजी के आने के बाद 60 डेज में स्पेशल रेजोल्यूशन। फॉर्म एडीटी 2, अगर रेजिग्नेशन का केस हुआ क्या वो खुद ही जा सकता है? जा सकता है, लेकिन उसको 15 दिनों के अंदर कंपनी को भी बताना पड़ेगा और आरओसी को भी। किसको? एडीटी 3। अगर नॉन कंप्लायंस की है तो कह रहे हैं 50,000 की पेनल्टी या रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस। अगर कंटिन्यू फेलियर है तो 500 रुपए पर डे, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख। प्रोसीजर क्या था? स्पेशल नोटिस कल वाला था। कोई मेंबर चाहे सीए फाइनल में आओगे, ठीक है, तो वो मेंबर्स की ना आपके पास लिमिट भी आ जाएगी। उसमें कुछ होता है कि 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल या दिस यहाँ पे भी आपके पास नहीं है, तो कम से कम उतने मेंबर्स हो। ऐसे तो अगर किसी को उंगली मतलब करने का शौक हुआ, उसको सीए पसंद नहीं आया, मतलब सोच के देखो, रिलायंस कंपनी के 1,10,00,000 शेयर होल्डर हैं, एक बंदे को उनका सीए पसंद नहीं है, वो कह रहा है कंपनी को भाई स्पेशल नोटिस दे रहा हूँ, सीए को हटा दो। भाई औकात भी तो देखनी पड़ेगी ना, तो वो औकात आपको भी पेपर में नहीं दी हुई, इस चैप्टर में सीए फाइनल में आपके पास आ जाएगी। हो सकता है कंपनी लॉ में हो, तो उसमें 1/10 1/5 ऐसा कुछ होता है कि इतने मेंबर्स के पास शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स होने चाहिए। हमारे पास नहीं है, इसलिए अपन सिंपल तरीके से याद करते हैं।
मेंबर्स किसको स्पेशल नोटिस दे रहे हैं? कंपनी को, कंपनी ऑडिटर को, ऑडिटर चाहे अपनी रिप्रेजेंटेशन दे देगा, किसको? कंपनी को, कंपनी आगे अगर बाय चांस वो नहीं दे पाती तो कह रहे हैं एजीएम में रीड आउट कर देना। अगर ऑडिटर ने कुछ अपनी पावर को अब्यूज किया है तो ये सारे राइट नहीं दिए जाएंगे। रिमूवल एनसीएलटी भी कर सकता था, कर सकता था सुओमोटो या सीजी की एप्लीकेशन देने से या फिर किसी और बंदे की एप्लीकेशन देने से। लेकिन अगर सीजी ने एप्लीकेशन दिया तो भाई फटाफट केस 15 दिनों के अंदर अंदर आपको किसको? एनसीएलटी को केस सुनाना है। क्या का केस? ऑडिटर को हटा दो, फिर सीजी अपने आप नया ऑडिटर। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यही वाली लाइन, लास्ट लाइन के ऊपर, नया ऑडिटर सीजी अपॉइंट करेगी या एनसीएलटी? एक बार सोच के थोड़ा सा, क्योंकि जब आपके पास ट्रू फॉल्स आएगा ना तब आपके थोड़े यहां से धुएं निकलेंगे। एनसीएलटी भी तो अच्छी पावर वाला बंदा है, सीजी भी तो यानी कि हटाने के ऑर्डर दे रहा है एनसीएलटी, रखने के ऑर्डर दे रहा है सीजी। ट्रू फॉल्स क्या बन के आएगा? ट्रू फॉल्स आपके पास 15 दिन का केस नहीं बन के आएगा। ट्रू फॉल्स आपके पास सबसे बेसिक बन के आएगा कि एप्लीकेशन दी किसने? सीजी ने। आपको कि अच्छा सीजी एप्लीकेशन दे रही है 15 दिन, दूसरी लाइन में लिखा होगा भाई 15 दिन के अंदर दे दी, एनसीएलटी ने ऑर्डर दे दिए। तो बताओ एनसीएलटी ने जो ऑर्डर दिया हटाने का और नए सीए की रिकमेंडेशन का या लगाने का, क्या ट्रू है कि फॉल्स? आप कहोगे हाँ ठीक है यार, सीजी ने एप्लीकेशन दी 15 दिन, आपका फोकस इस पे जाएगा। एग्जामिनर आपको टेस्ट कहां करेगा कि उस रखा किसने है, तो रखा किसने था केस स्टडी में? एनसीएलटी में, तो केस स्टडी फॉल्स है क्योंकि सीजी ने रखना है। डन। चलो आगे आ जाओ 141 पे, डिस्क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। एलिजिबिलिटी किसी कंपनी के, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेरे को कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर रखना है, पार्टनरशिप फर्म का, सोल प्रोप्राइटर का? कंपनी ऑडिट चल रहा है ना, तो कभी कभी आपका फ्लो उड़ जाता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे कंपनीज की बात हो रही है, चाहे प्राइवेट, चाहे पब्लिक, गवर्नमेंट, एनपीओ, कुछ भी। डन। उसका ऑडिटर रखना है तो कंपनी लोग वाले कहते हैं कौन होगा? आप लोग कह रहे हैं सीए इन प्रैक्टिस। फर्म भी हो सकती है, फर्म एलएलपी भी हो सकती है। अगर बाई चांस वो एलएलपी में एडवोकेट्स की फर्म इंक्लूड हुई तो सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस वालों को अलाउड है। आई थिंक ये तो बड़ा इजी है एलिजिबिलिटी। सीए इन प्रैक्टिस, फर्म, सीए फर्म, या फिर अगर वो फर्म या एलएलपी सीए प्लस एडवोकेट प्लस अदर कंसल्टेंट्स की हुई तो उसमें से जो पार्टनर्स सीए इन प्रैक्टिस वाले होंगे उनको अलाउड होगा। चल सकते हैं जी आगे। ये क्या हो गया? एलिजिबिलिटी। 141 का 1 और 2, 141 का 3 डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये मान के चलो अब 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन 200 में से 200 नंबर समझ गए, कंपनी लॉ वाले और ऑडिट को मिला के, ठीक है, मतलब लॉ और ऑडिट को मिला के 200 नंबर का पेपर होता है ना टोटल 100 नंबर के, उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन में से आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट आता ही आता है हर अटेम्प्ट में। ऑडिट में नहीं आएगा तो कंपनी लॉ उसमें आ जाएगा, लॉ में नहीं आएगा तो इसमें आ जाएगा। इस डिस्क्वालिफिकेशन के पहले पॉइंट्स देखो कितने हैं, एबीसीडी करके, एबीसीडी मैंने लिखे हुए हैं, लास्ट देखो आई या जे तक होगा, तो आई तक कितने होते हैं? 9, 10, 11, पक्की बात है आई 9 होते हैं, तो पहले ऊपर लिख लो 9 पॉइंट्स, ताकि हमें ये तो याद रह जाए 9 पॉइंट्स। पहला पॉइंट कह रहे हैं कौन कौन लोग, जैसे कि राघव ने सीए बन के एक कंपनी खोल ली। राघव कहता है यार सर को मैं देख रहा हूँ सीए बनने के बाद भी कुछ नहीं रखा, मैं अपना भाषण देखते रहो बस रोज। तो राघव ने बोला आप तो कंपनी खोलेंगे, मैं खोल लो। फिर मैं राघव के पास गया, मैं कहा हाँ सीए नहीं करनी, कहता नहीं कंपनी खोलनी है। मैं अंदर से खुश हो गया, मैं कहा यस एक कॉम्पिटिटर तो हटा। फिर मैंने राघव को बोला राघव मैं एम सीए इन प्रैक्टिस, ऑडिट तो दे दी हो? राघव कहता दे दी। कहता ट्यूशन की फीस आपको दी, टेस्ट सीरीज आपसे ली, पास आपसे हुआ, ऑडिट भी आप ही करो, जो परंपरा चली आ रही है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं सोचा कि ऐसे स्टूडेंट सीए बन के तो मतलब सारे ही ऐसे ही निकले, कोई अपना बिजनेस कर ले, कोई कुछ कर ले, कंपटीशन में कोई भी ना आए, ऑडिट तो कभी भी ना पढ़ाए। तो राघव कहता चलो जी ठीक है आप सीए इन प्रैक्टिस हो, ठीक है, तो आप मेरी कंपनी की ऑडिट कर लेना। अब सिनेरियो देखते चले जाओ यहां से। आप लोग भी सीए बन गए, कृतिका भी सीए बनी, कृतिका ने राघव की कंपनी में जॉब कर ली। कृतिका कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन जॉब, मेरे को 50,000 रुपये मिल रहा है और बहुत है मेरे लिए, है ना, 40-50,000 मिल रहा है स्टार्टिंग में, बहुत है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कृतिका सीए इन प्रैक्टिस हुई? नहीं।
क्या कृतिका उस कंपनी की, राघव की कंपनी की एम्प्लॉय हुई? तो कह रहे हैं फिर कृतिका, राघव ने सोचा जब 2 साल हो गए सर तो फीस ही बड़ी बढ़ा रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस क्या हुआ तो सर फीस बड़ी बढ़ा रहे हैं, मैं तो लिहाज में सर को मना भी नहीं कर रहा। मैंने कहा बात तो सही है, मैं भी अनजस्ट लीगल एडवांटेज लेता जा रहा हूँ। ठीक है, तो राघव ने देखा सर भी सीए हैं, हूँ तो मैं भी सीए। अब मैंने कृतिका को बोला कृतिका ऐसे करो, 50,000 तो दे ही रहा हूँ आपको सैलरी, आपकी सैलरी पूरी 51,000 इस बार से ऑडिट आप कर दो, ऑडिट आप कर दो। तो कृतिका कहती आप भी सीए, मैं भी सीए, सर भी सीए। सर ने लेकिन एक बार पढ़ाया था कि जो कंपनी का एम्प्लॉय होगा, ऑफिसर होगा, वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉयर और आप, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में डिपेंडेंट है, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे आप कर रहे हो। आपने ही उसके अकाउंट संभाले हुए हैं, आप ही ऑडिट कर सकते हो क्या? रीजन क्लियर हो गया? अगले रीजन फिर अब मैं थोड़े से कम डिटेल में बोलूंगा। तो पहला पॉइंट क्या है, कोई बॉडी को, अब पहला पॉइंट ये है कौन कौन डिस्क्वालीफाई है, यानी कि सीए यानी कि ऑडिट नहीं कर सकते, पहला। अब बॉडी कॉर्पोरेट कह रहे हैं, अगर जैसे मैंने सोच के देखो, अगला केस स्टडी, अगली केस स्टडी ध्यान से सुनो। श्वेता ये सारी चीजों पे नजर रख के बैठी थी, मैंने ऑडिट की हुई है, राघव की कंपनी है, कृतिका वहां पे एम्प्लॉई है। ठीक है, तो श्वेता ने बोला, श्वेता की भी एक अलग कंपनी थी, श्वेता ने बोला आप अभी सीए हैं, मेरे को रख ले ऑडिटर, सर से आधे पैसे ले लूंगी। तो श्वेता एक कंपनी के फॉर्म में आ गई है ना, प्राइवेट लिमिटेड लगा लो चाहे पब्लिक। तो कह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, चाहे आपकी सीए की फर्म हो, सीए की फर्म यानी कि प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे आपने खोली हुई है, वो ऑडिटर नहीं, वो ऑडिट नहीं कर सकते। यानी कि ऑडिट के लिए एलिजिबिलिटी में भी आपने ऊपर क्या देखा, या तो इंडिविजुअल या फर्म या फिर एलएलपी। तो अगर आपने बॉडी कॉर्पोरेट एज एन एस्टैब्लिश किया सभी सीए ने मिलके चाहे कुछ भी, वो ऑडिट नहीं कर सकती। पहला पॉइंट क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनीज, वो ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आपको ऑडिटर बनना है तो या तो फर्म खोलो या सोल प्रोप्राइटरशिप खोलो। दूसरा पॉइंट, ऑफिसर और एम्प्लॉय यानी कि कृतिका राघव की कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकती। क्यों? बस एक आंसर लिख लो इसके ब्रैकेट में, बिकॉज लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। और ऑडिट का तो पहला मकसद यही होता है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। तीसरा पॉइंट, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कृतिका ने अपना एक पार्टनर रखा हुआ था कविता, कृतिका ने साथ ही साथ में पार्टनर रखा हुआ था कविता। तो राघव को बोला चलो मैं तो नहीं ऑडिट कर सकती, सर की फीस बहुत ज्यादा है, कविता को करवा देते हैं। तो कह रहे हैं कि जो कृतिका के आगे पार्टनर्स, ऑफिसर या एम्प्लॉयमेंट वाले बंदे जुड़े होंगे वो भी नहीं कर सकते। आई थिंक चेंज समझ में आ गई। किसी कंपनी में उसका ऑफिसर नहीं कर सकता, उसका एम्प्लॉय नहीं कर सकता, उसके अगले पार्टनर्स भी नहीं कर सकते, बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं कर सकते। 3 पॉइंट तो बहुत ही मरे हुए थे। चले आगे, नेक्स्ट यहां से शुरू होगी आपकी कहानी। कहानी कंपनी ऑडिट की। अ पर्सन, पर्सन मतलब कौन? सीए। अ पर्सन हु हिज रिलेटिव, ये उसका पार्टनर, यानी कि सीए, सीए का पार्टनर या फिर सीए का रिलेटिव। ठीक है, ये 3 जनों के लिए बात कर दी ना। ऊपर पहली लाइन से फिर से रीड कर रहा हूं, फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल, फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, नेमली अ पर्सन हु, ये 3 वाले, एक सीए, उसका रिश्तेदार, उसका पार्टनर। इफ होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिवेंचर, कुछ भी लिखो सिक्योरिटी को यहाँ पे, शेयर्स, डिवेंचर, कुछ भी, ठीक है, एनी सिक्योरिटी। और एनी इंटरेस्ट इन द कंपनी, कंपनी को डालो नंबर 1, और इट्स सब्सिडरी नंबर 2, और इट्स होल्डिंग नंबर 3, और एसोसिएट कंपनी नंबर 4, और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसको बोलते हैं अपन सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी को को सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, यानी कि होल्डिंग की अगर कोई और सब्सिडरी हुई तो मैं भी सब्सिडरी हूं, मेरी होल्डिंग है, उसकी कोई और सब्सिडरी है, तो 2 सब्सिडरी आपस में को सब्सिडरीज हो गई। तो देखा जाए ये लोग ना शेयर्स नहीं रख सकते, कहां पे? कैश में, CASH, कैश को, सी से कंपनी,
एसोसिएट्स, सब्सिडरी, होल्डिंग और को सब्सिडरी। को सब्सिडरी मतलब कि मेरे होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी। इसमें आप क्या नहीं कर सकते, सिक्योरिटीज नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर उसी कंपनी की कुछ शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, कह रहे बस शेयर खरीद के रखे हैं फिर हट जाओ, ऑडिट मांगने मत आना, तो सीए उसका पार्टनर उसका रिलेटिव, इसको अपन लिखेंगे कैश, कैश को, कैश को। ये कौन होगी, सीपीआर है ना। सीपीआर कैश में सिक्योरिटीज नहीं रख सकते। प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव मे होल्ड द सिक्योरिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी ऑफ द फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग। तो उन्होंने बोला रिलेटिव जो है ना वो सिक्योरिटीज रख सकता है 1 लाख रुपए फेस वैल्यू तक। अगर इसकी मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल 25 लाख हुई और फेस वैल्यू 1 लाख है तब भी अलाउड है। क्या देखना है आपको, फेस वैल्यू को सर्कल कर लो, लिख दो इफ मार्केट वैल्यू मोर देन 1 लाख डजंट मैटर। 1 लाख के बाद ब्रैकेट में लिखो, 1 लाख के बाद ब्रैकेट में इफ मार्केट वैल्यू एमवी ग्रेटर देन 1 लाख कॉमा इट डजंट मैटर। फेस वैल्यू 1 लाख तक चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर मतलब अगर किसी रिलेटिव ने 1,50,000 रुपए की सिक्योरिटीज रखी हुई हैं, ठीक है, तो यानी कि कंडीशन वायलेट हो गई ना, उनको बोल दिया कि रिलेटिव जो है 1 लाख रुपए तक रख सकता है चलेगा, लेकिन रिलेटिव ने फेस वैल्यू रखी हुई है 1,50,000 की, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसको बोल दो अपने रिलेटिव को, हे मेरे रिलेटिव 60 दिनों के अंदर जो तेरे एक्स्ट्रा 50,000 है बेच दे। रिलेटिव कभी बेचेगा नहीं, क्योंकि वो जेलस फील करेगा ना, आपको उस कंपनी से पैसा मिल रहा है, ऑडिट मिल रही है, और वो पता क्या करेगा, अगर बाय चांस उसने 80,000 की ले रखी है ना फेस वैल्यू, अगर उसको ये क्लोज पता है और उसको ये पता है कि वो मेरा रिश्तेदार उस कंपनी में, भाई ऐसे कर 25,000 की और सिक्योरिटीज ले वहां पे फेस वैल्यू की, पैसा है नहीं तू लोन ले यार, उसको ऑडिट नहीं मिलनी चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा चलेगा। लेकिन उन्होंने बोला है अगर किसी रिलेटिव के पास 1,50,000 की सिक्योरिटी है तो उसको रिक्वेस्ट करो कि 60 दिनों के अंदर ऊपर वाली 50,000 की बेच दे। रिलेटिव नहीं मानेगा तो आपको मेरे को जो भी ऑडिट फीस मिलनी है उसका 15% तेरा, कहेगा बता कब सेल करनी है, तब वो मान जाएगा। डन। अब मैं देता हूं एक केस स्टडी, केस स्टडी ध्यान से सुनना। केस स्टडी में अपन बात करते हैं, पहली केस स्टडी ये होगी कि एक सीए का रिलेटिव है, एक सीए का पार्टनर है, सीए के पार्टनर ने, आप ये समझते हो ये कंपनी कौन है, ये कंपनी ना मेरा असल में क्लाइंट है, अगर आप इस चीज को सोच पाओ तो मेरा क्लाइंट अल्टीमेटली तो ये है ना, अगर आप सोच पाओ तो। तभी तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी कंपनी में, जिस कंपनी की ऑडिट करने वाला हूं वहां पे शेयर्स नहीं रख सकता। अगर उस कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी हो, एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है दोनों के पास एक दूसरे के मतलब 20% शेयर्स हो, तो अगर उसकी कोई एसोसिएट कंपनी है या उसकी कोई सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी है तो मैं वहां पे भी फिर सिक्योरिटीज नहीं ले सकता। तो एक सीए था, सीए कह रहा है कि मेरे पास जो सिक्योरिटीज है ना सब्सिडरी कंपनी में है, जो मेरी क्लाइंट है ना, मेरी क्लाइंट कंपनी, उसकी एक ना सब्सिडरी कंपनी भी है, तो ये बताओ कौन होती है सब्सिडरी कंपनी जिसके पास वो 50% वगैरह से ज्यादा। चीज समझ में आ गई। मेरा एक कंपनी है, मेरे पास एक कंपनी क्लाइंट है, क्लाइंट का अपना एक बच्चा है जिसको अपन सब्सिडरी बोलते हैं, तो कह रहे हैं पिताजी में भी पैसे नहीं रख सकते आप सिक्योरिटीज, ना ही उसके बच्चे में, ना ही उसके पिताजी में, ना ही उसके भाई में। हाँ समझ गए। अब केस स्टडी 2 देखो क्या है, केस स्टडी नंबर 2, सीए's रिलेटिव इज होल्डिंग, केस स्टडी लिखो 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 साइड पे सबसे नीचे लिख लो, सीए's रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू $80,000 but market value 1,20,000 in the holding company
इन द होल्डिंग कंपनी। मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वेरी गुड इवनिंग जी। तो कह रहे हैं अगर होल्डिंग कंपनी में है उसके पास सी इज रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू 80,000 बट मार्केट वैल्यू 1,20,000 इन द होल्डिंग कंपनी ऑफ आवर क्लाइंट, कैन CA be appointed as an auditor? As an auditor. फेस वैल्यू ध्यान से देखना और मार्केट वैल्यू ध्यान से, फिर मैं इसका आंसर लिखूंगा। आंसर, एक आंसर आएगा यस, दूसरा आंसर आएगा नो। बताओ कौन सा आंसर ठीक है? यस। अगर यस का रीजन क्योंकि वो 1 लाख से कम है। 1 लाख से कम है। अब देखो, अब एक चीज दिखाता हूँ आपको जादू वाली। नो है तो क्यों है? देखो मैंने आपको सर्कल मैंने आपको जान के ना 2 जगह करवाए थे। मेन जगह तो मैंने आपको सर्कल करवाया नहीं। रिलेटिव, अब ध्यान से देखते चले जाओ। पहले रिलेटिव में होल्ड द सिक्योरिटीज इन द कंपनी, कह रहे कंपनी में रख सकते हो ऑफ द फेस वैल्यू 1 लाख। तो कॉम्बिनेशन टोटल 4 आए। रिलेटिव को अलाउ कर दिया सिर्फ कंपनी में सिक्योरिटी रखना, वो भी फेस वैल्यू। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया, सीए का रिलेटिव है होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू 80,000, मार्केट वैल्यू 1,20,000 इन द होल्डिंग कंपनी ऑफ अवर क्लाइंट। मतलब उसने क्या किया है, पैसा यहां पे नहीं रखा हुआ, उसने पैसा यहां रखा हुआ है और अलाउड सिर्फ रखना यहां पे है 1 लाख तक। कंपनी अलग चीज है और कैश अलग चीज है, तो उसको सिर्फ सी में अलाउड किया गया, कैश में नहीं अलाउड किया गया, मतलब नीचे वाले में। तो यहाँ पे चाहे उसकी फेस वैल्यू 80,000 है, क्या वो अपॉइंट हो सकता है? लिखो इसको नो। बिकॉज लिखो बिकॉज रिलेटिव may hold securities, because relative may hold securities only in company के ब्रैकेट में लिख देना that is our client and not in holding subsidiary, that is not in cash को लिखा जाए। कैश को नहीं है, ये ऐश को हुआ। सी में तो अलाउड है ठीक है, ये कैश को नहीं है, ये ऐश को है। भाई ऐश कर दो, ऐश तो काहे की ऐश, सिर्फ कंपनी में। डन, चले जी आगे। ये चल रहा है 141 का 3 का डी का 1, क्या सर हमें याद रखना है? यस। 143 का 141 का 3 का डी का 1, 141 का 3 का डी का 141 है, 143 नहीं है। 141 का 3 का डी का 1, अब आएगा 141 का 3 का डी का 2, तो 3 का डी का 2 पे आ जाओ इंडेटेड। तो यहाँ पे पहले में था आपके पास, पहले पॉइंट में था सिक्योरिटी, दूसरे पॉइंट में आपके पास है इंडेटनेस। चलेगा कैसे? पहली लाइन के साथ, फॉलोइंग शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। समझ गए पहली लाइन कौन सी पढ़ रहा हूं मैं? ठीक है। इफ अ पर्सन, सीपीआर, पर्सन उसका पार्टनर उसका रिलेटिव इज इंडेटेड टू द कंपनी या सब्सिडरी या होल्डिंग, तो देखा जाए कैश हो गया फिर से। तो बताओ इंडेटेड का मतलब, अगर मैंने वहां से लोन ले रखा है 5 लाख तक अलाउड है, तो दूसरे पॉइंट में आपके पास है, ये था 141 का 3 का डी का 1, तो मैं इसको लिख रहा हूं सिक्योरिटी वाले में डी का 1। डी का 2 में क्या है? इंडेटनेस। इंडेटनेस कहां तक अलाउड है? 5 लाख तक। इंडेटनेस 5 लाख तक अलाउड है।
अगर मैं कहता हूं कि मैंने कंपनी से लोन ले रखा है, किसी भी कैश में से लोन ले रखा है 4 लाख का, तो क्या मैं उस कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूं? तो बन सकता हूं ना, 5 लाख तक अलाउड है। ठीक है, तो आप लिखो इसकी एक एग्जांपल, ये समझ जाओगे। चलो आगे, इंडेक्टेड। तीसरा है गारंटी, लिखो इसको तीसरे को, गारंटी। अगर आपने किसी कंपनी को गारंटी दे के रखी है, सीपीआर ने कैश में गारंटी दे के रखी है किसी और पर्सन की 1 लाख से ज्यादा तक की, तो डिक्का 3 में गारंटी कितनी अलाउड है? डिक्का 3 लिखो, गारंटी अप टू 1 लाख, तो अप टू 1 लाख अलाउड है ना। अब मेरा क्वेश्चन, अगर एग्जैक्ट 1 लाख है, थोड़ा देख के बोलना, अपनी मर्जी से मत बोलना, एग्जैक्ट 1 लाख डिस्क्वालिफाइड है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो इसको ना एग्जैक्ट 1 लाख इज अलाउड, इसको लिखो हाथों से, इसको लिखो हाथों से ब्रैकेट में, एग्जैक्ट 1 लाख इज अलाउड। पेपरों में माइंड माई वर्ड्स, ये जो एग्जैक्ट वाली फिगर अगर आएगी ना, ये आप तुक्के से लिख के आओगे, आपको याद नहीं रहने वाली, तो आपको चीज याद करनी है। अगर ये कंपनीज एक्ट के फायदे की चीज है ना, अब जैसे अपने प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज देखा था, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी कंफ्यूजन था ना, तो 10-50-50 था, तो ऑब्वियस है वो 50 करोड़ और मोर था, समझ लो। तो आपको इस अकॉर्डिंग याद रखना है, थोड़ा सा नहीं होता तो बस आप याद रख लेना, और वाली फिगर होती है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे 1 लाख तक अलाउड है। चलो, तो आपका हो गया 141 का, 3 का ए हो गया, 3 का बी हो गया, 3 का सी हो गया, 3 का डी, 1 2 3। ठीक है, आगे 5वां ई, 141 का, 3 का ई, इसके साइड पे लिखो बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप। ये वैलेंटाइन वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये बिजनेस रिलेशनशिप है। तो कह रहे अ पर्सन और फर्म हु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे खुद चाहे किसी के माध्यम से, मतलब आपने एक इंटरमीडिएट फर्म खोल दी, किसी पर्सन को बोल दिया कि भाई ऐसे कर, मैं पैसे दे रहा हूं, वहां पैसे लगा। कह रहे अगर आपके बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, तो देखो बिजनेस रिलेशनशिप किसके साथ आ रहे हैं? कैश के साथ। अ पर्सन या उसके फर्म के बिजनेस रिलेशनशिप है किसके साथ? कैश के साथ। तो कह रहे डिस्क्वालिफाइड, कह रहे या तो उनके साथ बिजनेस कर लो या उनका ऑडिटर बन जाओ। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, नीचे देखो एक्सेप्शंस में कह रहे एक्सेप्शंस यानी कि जहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप अलाउड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं फोर्टिस की ऑडिट कर रहा था, फोर्टिस समझते हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल, मैं वहां की ऑडिट कर रहा था। अचानक से मेरे हुआ सर्वाइकल का दर्द, मेरे हुआ पथरी का दर्द, मेरे हुआ यूरिक एसिड का दर्द, बातों ही बातों में मैंने अपनी बीमारियां गिनवा दी। तो मेरे को इतना दर्द हुआ, मेरे से ऑडिट नहीं करी जा रही थी, तो कहते आप जल्दी जल्दी अकाउंट छोड़ो, लैपटॉप छोड़ो, वरना सीए लोग आप छोड़ते ही नहीं हो ना, 24 घंटे आपका बस चले, आप काम ही करते रहो, तो आप ये काम छोड़ो और इलाज करवाओ। मैंने बोला नहीं, मैं आपसे इलाज नहीं करवा सकता, अगर मैंने आपसे इलाज करवा लिया तो मुझे तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। जहां पे हमारा पैसा आ गया, कंपनीज एक्ट कहेगा यू हैव बिजनेस रिलेशनशिप विद द होटल हॉस्पिटल, और मेरा बिजनेस रिलेशनशिप अगर एस्टेब्लिश कर लिया, वो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो मेरे को फीस मिलने वाली है, तो मैं आप लोगों से इलाज नहीं करवाने वाला। वो कहेंगे आपके पास 2 ही घंटे, आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे में इलाज ना करवाए तो गए ऊपर। कहता कोई बात नहीं, मेरे लीगल हायर को फीस दे देना, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं ऑडिट नहीं छोड़ना चाहता। सिनेरियो निकल के आ सकता है कि नहीं? आधे घंटे में मरने वाला नहीं, लेकिन दूसरा सिनेरियो तो निकल के आ सकता है, आप ऑडिट कर रहे हो, आपको वहां पे दर्द हो गया, कुछ हो गया, आप कह रहे नहीं, मेरे को आपके साथ अगर मैंने वो बिजनेस रिलेशनशिप मेरे फाइंड आउट हो गए, एस्टैब्लिश हो गए, तो मेरे को तो ऑडिट छोड़ के जानी पड़ेगी। यहाँ मेरा पथरी का दर्द है, सह लेंगे थोड़ा सा 2 घंटे, ऑडिट तो मैं ही करूंगा भाई, दूसरा हॉस्पिटल 2 घंटे दूर है, सह लेंगे कुछ 2 घंटे और, लेकिन आपसे नहीं करवाऊंगा। या करवानी है तो किसी डॉक्टर को बोल दो बाहर आके कर दे, पैसे कैश में दूंगा। तो यानी कि यहाँ पे तो फिर सिरदर्दी ना आ गई। अगर उस टाइम इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी के केस में वो क्या करेगा कि भाई मेरे को आपसे नहीं करवाना, मेरा बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा, मुझसे ऑडिट छीन ली जाएगी। कहेंगे ये वाला चलो अलाउड है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपके बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो अलाउड है। फॉर एग्जांपल लिख लो, फोर्टिस से ट्रीटमेंट करवा लो तो अलाउड है। सर इसकी एक एग्जांपल और,
मैं आईटीसी कंपनी की ऑडिट कर रहा था। आईटीसी कंपनी की ऑडिट अपने पास है, अपने पास पूरे साल में एक ही क्लाइंट है आईटीसी, धमाकेदार स्टाफ है अपने पास 15 बंदों का, 12 आर्टिकल, 2 सीए रखे हुए हैं एंड मजेदार। पूरे साल की फीस आती है अपने पास इनकी 50 लाख, बांट बूंट के आप 10 लाख गरीबों में बांट देते हैं, गरीब को हमारे 2 सीए और आर्टिकल्स, स्टाइफन आप देते हैं 20,000, तो बाकी 40,000 का पैकेज है, बहुत है भाई, खुश है आप। आपको लगी भूख, आपने उनका खाया बिंगो, बिंगो खाया तो बिजनेस रिलेशनशिप बन गया। ये तो बिजनेस रिलेशनशिप मीन्स सेल परचेज ऑफ गुड्स विद द क्लाइंट या विद द कंपनी। आपने गलती से खा लिया था बिंगो, 10 का बिंगो 50 लाख गए, समझ गए। बिंगो के साथ हमने एक फ्रूटी भी पी ली, बिंगो के साथ आपने एक फ्रूटी या वो जो भी उनका मिल्क प्रोडक्ट होता है वो खा लिया। ऐसा होने ही लगा था कि पीछे से वो स्टार प्लस वाले धमाके चल पड़े, ठा 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 ठा। भाई ये गई ऑडिट, एक ही क्लाइंट था आपके पास है, आप कहते थे ठोक के काम करते हैं हम, 50 लाख या 10 लाख गरीबों में बांटते हैं, अब तो बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, हो गई डिस्क्वालीफाई। कहते हैं ये तो बात गलत है, तो कह रहे हैं फिर वहां पे इसको एक्सेप्ट की कैटेगरी में डाला गया कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होंगे या नॉर्मली अगर आप सारे पब्लिक के साथ की तरह सेल परचेज कर रहे हो तो वो अलाउड है। डन। तो ये पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ये केस स्टडीज है सीए फाइनल में। बिंगो नहीं था, मतलब प्रोडक्ट और था कुछ आइसक्रीम लाइक ऐसा कोई प्रोडक्ट था, तो जहां पे उन्होंने स्ट्रेस डाला था कि बिजनेस रिलेशनशिप उधार देना है, उधार पे ले लिया सामान कुछ भी है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा तो वो क्या है, अलाउड है। तो कह रहे हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन प्रोफेशनल सर्विस परमिट, एक पहला अलाउड है, अपन ने ये डिस्कस नहीं किया, एक तो प्रोफेशनल सर्विस अगर आप जो परमिटेड है अगर वो दे रहे हो तो भी अलाउड है, या फिर यहाँ पे था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दे रहे हो तो भी अलाउड है। तो लिख लो ऑडिटर बिंगो खा सकता है इवन दो वो आईटीसी का ऑडिटर है, क्योंकि आइसक्रीम टाइप का एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट में कभी आया था 2-3 साल पहले सीए फाइनल में, पता नहीं आरटीपी में था कहीं पे था। बिंगो खा सकते हैं, अमूल कंपनी के हैं तो अमूल कंपनी नहीं है, चलो कोऑपरेटिव है, लेकिन वहां की आइसक्रीम खा सकते हैं। 141 का 3 का ए हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट वो ऑडिटर नहीं बन सकता, ऑफिसर नहीं बन सकता, ऑफिसर का पार्टनर नहीं बन सकता, डी का 1 सिक्योरिटीज नहीं रख सकते, कहां पे, कैश में, रिलेटिव रख सकता है सिर्फ कंपनी में, फेस वैल्यू 1 लाख तक। डी का 2 इंडेटनेस 5 लाख तक हो सकते हैं, कहां पे, कैश में। अच्छा, और डी का 3 गारंटी 1 लाख तक अलाउड है। उसके बाद ई बिजनेस रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, अगर हुए ऑडिटर हट जाओगे, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स प्रोफेशनल सर्विस परमिट है तो ठीक है। 5वां कह रहे हैं अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी एज अ डायरेक्टर या केएमपी, सीए का रिश्तेदार उस कंपनी में डायरेक्टर हुआ तो लिखो इसको सीए का रिश्तेदार। अ पर्सन यानी कि सीए, पर्सन यानी सीए, हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर यानी कि सीए का रिश्तेदार अगर कंपनी में डायरेक्टर हुआ, सीए का रिलेटिव, सीए का रिलेटिव अगर उस कंपनी में क्या हुआ, डायरेक्टर, तो आप नहीं बन सकते भाई। उसके बाद आपके पास है अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, तो कह रहे हैं पूरा टाइम आप वहां पे हो तो कैसे ऑडिटर बनोगे। और अ पर्सन और पार्टनर और फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर इफ सच अदर पर्सन और पार्टनर इज एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट मोर देन 20 कंपनीज, यानी कि सीलिंग लिमिट ही क्रॉस कर गए, आपने पहले 20 कंपनियों की ऑडिट पकड़ रखी है, या फिर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं पे जॉब कर रहे हो, जॉब वाले बंदे को तो प्रैक्टिस अलाउड ही नहीं है, या तो आप सीओपी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप जॉब कर सकते हो, दोनों में से एक। तो अगर जॉब कर रहे हो प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, तो पहला केस ये है जी का। और जी का दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर आप 20 कंपनी से ज्यादा, 20 कंपनीज की सीलिंग लिमिट पहले ही ऑडिट पकड़ के बैठे हो, लेकिन अदर देन ओपीसी, डोरमेंट, स्मॉल प्राइवेट कंपनी जिसकी पीडब्ल्यू शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, अब मान के चलो ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है, एक सिक्योरिटी वो डी का 1 का 2, 3 और ये वाला पॉइंट। तो कह रहे हैं 20 कंपनीज, इसको आप लिख लो, जी पॉइंट में 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, जी में 2, एक आ रहा है सीलिंग लिमिट, मतलब अगर आपने 20 से ज्यादा सीलिंग लिमिट 20 से ज्यादा अगर आपने रखी हुई है, या फिर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। इसके क्वेश्चन आएंगे, आगे करवाता हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी 20 कंपनियों की ऑडिट पकड़ रखी है, देखो अब केस स्टडी बोलता हूं तब आपको थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। केस स्टडी ध्यान से देखते चले जाओ। केस स्टडी अगर आपके पास जगह है तो लिख लेना, अदरवाइज यहां पे समझ लो।
मेरे पास कंपनी की ऑलरेडी ऑडिट्स हैं, ऑलरेडी ऑडिट्स हैं 18, तो मैं और कितनी रख सकता हूँ? 2 क्योंकि 20 अलाउड है पर पार्टनर। अगर 3 पार्टनर्स हुए हम फर्म में तो टोटल 60 अलाउड है, लेकिन हर पार्टनर के हिस्से में 20 ही आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ने 20 रखी हुई हैं, अब वो ज्यादा नहीं रख सकता, समझ लो दूसरा पार्टनर है उसने सिर्फ 5 रखी हुई हैं, वो 15 और रख सकता है। वो कह रहा है मेरे को रखनी नहीं, तू रख ले मेरे नाम पे, यानी कि तेरे पास 21 हो जाएंगी, मेरे पास 5 है, फिर भी तो 40 से कम है, ऐसा नहीं चलेगा। पर पार्टनर 20 अलाउड है और एग्रीगेट में 20 के हिसाब से अलाउड है। तो ऑलरेडी ऑडिट कितनी है? एक्स्ट्रा और कितनी कर सकते हैं? आपके पास स्मॉल कंपनीज चल के आई, कह रहे हमारी ऑडिट कर दो, कितनी? 4 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कंपनीज अलाउड ही नहीं है, मतलब काउंट नहीं होंगी, ये कह सकते हो ना, काउंट नहीं होंगी, तो रख सकते हैं। डोरमेट कंपनीज आई 4, एक प्राइवेट कंपनी आई जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 120 करोड़ थी। अरे 18 है बेटा, 2 है ना। एक प्राइवेट कंपनी आई जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 120 करोड़ थी। तो एक प्राइवेट कंपनी आई जिसकी पीयूएससी थी 120 CR, एक ही कंपनी आई, क्या इसकी ऑडिट काउंट होगी? काउंट होगी। तो टोटल कितने हो गए अब? 19। आई थिंक अब समझ ही गए होगे। तो अदर देन में क्या क्या चीजें हैं? ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट, प्राइवेट जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम हो। चलो जी आगे। नोट इन केस ऑफ फर्म ऑफ ऑडिटर इट हैज बीन प्रोवाइडेड फर्दर दैट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनीज शैल बी कंस्टिट्यूटेड एज द नंबर ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड फॉर एवरी पार्टनर। सर्कल कर दो, स्पेसिफाइड फॉर एवरी पार्टनर, हर पार्टनर की 20। उसके बाद है अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट। जी पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है, आगे आ चुका हूं मैं। अ पर्सन, पर्सन कौन? सीए, पर्सन मतलब सीए। अ सीए हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस involving fraud and a period of 10 years have not been elapsed from the date of conviction। कह रहे एक सीए जिसको फ्रॉड के केस में पकड़ा गया था और दोषी करार देने के 10 साल अभी नहीं बीते, तो समझ लो अभी 8 साल बीते हैं, तो वो ऑडिटर नहीं कर सकता। 9 साल बीते हैं तो, 10 साल बीते हैं तो, मतलब 10 साल के बाद कर सकता है। अगर उसको 12 साल हो गए, क्योंकि अब तो भाई सजा खत्म हो गई, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा घुमा के बोलूं तो आप क्या समझने का प्रयास करोगे? चाहते हो कि थोड़ा सा आपको टैकल करूं दूसरी लैंग्वेज के साथ? इट मीन्स ये हुआ कि एक सीए अगर फ्रॉड में पकड़ा गया तो वो 10 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता। इसको मैंने घुमा के बोल दिया। याद करो वो दिन, बचपन के कल का दिन, जब मैंने बोला था कल आपको एक पॉइंट पे फंसाऊंगा। पिछले पॉइंट में देखो डिस्क्वालिफिकेशन कितनी थी, कल आया था 5 साल। एक पॉइंट देखो कल 140 के उधर था 5 साल। अब बताओ क्या आप लोगों को मेरा डाउट समझ आ रहा है, जो जिस चीज पे मैं स्ट्रेस डालना चाह रहा हूं? सेक्शन कौन सा है पिछला? 130, 140 का 5। वो कह रहा है 5 साल के लिए अगर आप फ्रॉड में, 140 का 5 क्या कह रहा है? अगर आप फ्रॉड में पकड़े जाते 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। एनी कंपनी था वहां पे, एनी कंपनी था, तो कह रहे किसी भी कंपनी में ऑडिटर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। ये तो पहले का है ना, मतलब अपॉइंटमेंट से पहले उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर रहे हैं, सब क्या है। चलो वो तो ड्यूरिंग उसके बारे में नहीं मेरे पास एक सीए आया, कह रहे फ्रॉड में पकड़े हुए 6 साल हो गए हैं। अब बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? वो अपॉइंटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन पीछे तो बोले कि 5 साल तक नहीं हो सकता, तो 6 साल हो गए। सीए तो यही दलील पेश करेगा ना कि भाई हो गए। वो पॉइंट हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे 145 में 10 साल ही लेंगे। 10 साल में हार्मोनियस लॉ में एक चैप्टर आएगा आपके पास, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बीच में आते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस चीज के लिए केस वहां पे आप फाइल नहीं करते कि आप कोई फैक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने सच में सेल की है कि वो ऐसे ही दिखा रही है, वो ये नहीं फाइंड आउट करते। वो कह रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को
जजमेंट देते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट की नहीं। सीए फाइनल में पढ़ लोगे, दो चीजें होती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करते, कहते इतना टाइम नहीं है हमारे पास, आप यही चीज लेके आओ कि जो चीज समझ ना आ रही हो निचली अदालतों को, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ वो इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट होता है, ठीक है। वे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हम नहीं बात करेंगे, चलो आप अभी बात नहीं करते क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है। अब यहाँ पे आ रही है बात, 6 साल हुए थे फ्रॉड के बाद, कंपनी कह रही 10 साल नहीं हुए, हम नहीं रखते, या फिर सोच के देखो कंपनी ने रख लिया, कंपनीज एक्ट वालों ने, एनसीएलटी वालों को दिक्कत हुई, ठीक है, कंपनी ने ऑडिटर रख लिया ये सोच के कि हाँ यार फ्रॉड हुए 6 साल हो गए, तो सेक्शन तो बोला था 5 साल से ज्यादा हो गए, कंपनी एक्ट वाले कह रहे हैं कि 10 साल भी लिखा हुआ है हमने। बताओ किसके थप्पड़ पड़ना चाहिए? पहले तो पढ़ना चाहिए कंपनीज एक्ट के, या तो उधर भी 10 लिख देते या इधर भी 5 लिख देते। पहला थप्पड़ किसका पड़ना चाहिए? जिसने ये ड्राफ्ट किया। अब ये पार्लियामेंट में ऐसे ही लोग बैठे होते हैं, आपको पता है, यादव टाइप के, ठीक है। दूसरी चीज सुनो, हाई कोर्ट कहता है हमारा मकसद ये नहीं है थप्पड़ किसको पड़ना चाहिए, हमारा मकसद ये है इन दोनों में से जजमेंट क्या पास करानी है। अगर आप हाई कोर्ट के जज होते आप क्या करते? सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो यानी कि आप 10 साल कंसीडर करोगे। क्यों? क्योंकि 10 साल को अगर आपने कंसीडर किया तो 5 साल ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे उसमें, तो 10 साल तो वैसे भी हो जाएंगे। 10 साल अगर हो रहे हैं तो 5 साल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये केस होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वेयर टू लॉज कंफ्लिक्ट विद ईच अदर। तो आपको देखना होता है कौन हाईएस्ट लेवल पे प्रिवेल कर सकता है, ठीक है। क्रक्स कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपने 10 साल वाली जजमेंट को सही ठहराया, क्योंकि अगर किसी को 10 साल नहीं हुए, अब देखो 6 साल के बाद अगर ऑडिटर रख लिया अपने, तो ये वाला सेक्शन को तो बुरा लगेगा ना, ये सेक्शन कहेगा मैं दुनिया में ही क्यों आया था, कंफ्यूज करने आया था, लेकिन फिर भी मेरी एग्जिस्टेंस को थोड़ा सा मानो प्लीज। तो अगर एग्जिस्टेंस को मानना पड़ेगा तो 10 साल भी बिताने पड़ेंगे, तो वो ऑडिटर नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये सेक्शन प्रिवेल करेगा, तो इसको लिख दो लिंक्ड विद सेक्शन 140 का 5, वहां पे 5 साल थे, ठीक है। मैं लिख रहा हूं पीछे 5 साल थे। अगर केस स्टडी आती है तो आपको 10 साल के हिसाब से पूरी करनी है, क्योंकि वहां भी फ्रॉड था और यहां भी फ्रॉड है। केस स्टडी 10 साल के हिसाब से करनी है। अब तो जितनी डिस्कशन होगी मेरे को लगता है अगले अटेम्प्ट तक भूलोगे भी नहीं ये शब्द, है ना। नेक्स्ट आई, अ पर्सन कौन? सीए, हु डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेंडर एनी सर्विस, सेक्शन 144 वाली, 144 में डिसअलाउड सर्विस कह रहे हैं, कोई दी डिसअलाउड सर्विस कह रहे हैं, अगर दे दी तो डिस्क्वालिफाइड। सेक्शन 141 का 3 डिस्क्वालिफाइड, तो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। रिलेटिव में क्या बोला हुआ है ये आप अपने आप पढ़ लेना। रिलेटिव में हस्बैंड, वाइफ, फादर, स्टेप वाले भी इंक्लूड हैं, सन्स वाइफ कौन हुई? बहू। तो वैसे लिख लेना बहू, पति, पत्नी, जो भी है। तो 141 का 3 कब? ए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकते, ऑफिसर नहीं बन सकते, ऑफिसर का पार्टनर नहीं बन सकता। फिर डी का 1 सिक्योरिटी, कैश में नहीं रख सकते। कैश मतलब कैश रोकड़ा नहीं, दूसरा अपना कैश को उसमें नहीं रख सकते। रिलेटिव रख सकता है कैश में या कंपनी में, कितनी तक? 1 लाख। क्या फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू? अगर मार्केट वैल्यू 25 लाख हुई होती रहे, है ना। फिर इंडेक्टनेस कितने तक अलाउड है? कहाँ में? कैश को में। तीसरा गारंटी कहाँ तक अलाउड है? 1 लाख तक कैश को में। 141 का 3 का ई, बिजनेस रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स में अलाउड है, प्रोफेशनल सर्विस परमिट है तो अलाउड है। एफ में सीए का रिलेटिव, उस कंपनी में डायरेक्टर, अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो मैं उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। एफ जी हो गया 141 का 3 का जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे सीलिंग लिमिट कितनी अलाउड है? 20 में क्या क्या काउंट होगा? क्या क्या काउंट नहीं होगा? स्मॉल, ओपीसी, डोरमेट, प्राइवेट, पेड शेयर लेस देन 100 करोड़। कितने हो गए? जी हो गए। जी के बाद क्या आता है? एच में थी कंफ्यूजन। एच में क्या था? 10 साल। 10 साल प्रिवेल करेगा कि 5 साल? 10 साल, सांप मर जाए। उसके बाद 140 आई में क्या था? सर्विस दी तो भाई वो बोलेगा आप 140 के 5 को नहीं मान रहे, यहाँ पे तो अलग सेक्शन है 144 डिसअलाउड सर्विस, फिर भी दे दी, डिस्क्वालीफाई। चलो आगे 141 का 4 सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन, कह रहे हैं अगर एक बार लगा हुआ है और ये वाली 9 सर्विसेज उसने कोई भी डिस्क्वालीफाई के पॉइंट हो गए तो कह रहे हैं भाई चले जाओ,
क्या आप बेइज्जती करवा के जाओगी? तो कह रहे हैं वैकेंसी क्रिएट कर दो, किसी और को आने दो। 141 का 3 का जी, सीलिंग लिमिट आ गई फिर से। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ पे है ये? इसको लिख दो, सीलिंग लिमिट मैक्सिमम लिख दो 20 कंपनीज अलाउड पर पार्टनर, 20 कंपनीज अलाउड पर पार्टनर। जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल थी ना 100 करोड़ से कम, वो जितनी मर्जी कर सकते हैं, वो जितनी मर्जी ऐड हो सकती है, वो जितनी मर्जी ऑडिट कर सकते हो। वो काउंट होंगी? 20 में काउंट नहीं होंगी। कह रहे हैं पर वो वाली जो कंपनी होगी ना, वो देख लेना वो डिफॉल्टिंग कंपनी ना हो, मतलब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न ना कंपनीज एक्ट में आरओसी को टाइम टू टाइम भरते रहे। आ गया जो स्पेसिफाइड नंबर इन केस ऑफ फर्म्स, यहाँ पे मेनली गिन के आएगा। एक फर्म में 3 पार्टनर है तो 60 अलाउड है, 4 पार्टनर है तो 80 अलाउड है। रोटेशन बिटवीन द पार्टनर्स अलाउड नहीं है। समझिए ये वाली बात, रोटेशन बिटवीन द पार्टनर्स। एक के पास अगर 20 की लिमिट पूरी हो गई, दूसरे के पास 5 है, तो हमारे पास एक और ऑडिट चल के आई, ये 20 वाला बंदा ये नहीं कहेगा कि मेरे को वो जो उसके नाम पे तो 5 है ना, तो मेरे नाम पे चढ़ा दो ये। तो हम दोनों कुल मिला के 40 काउंट कर लेते हैं। कहते हैं कुल मिला के तो 40 अलाउड है, लेकिन 20 ही मैक्सिमम अलाउड है। तो इसको लिख दो, रोटेशन नॉट अलाउड विद इन द फर्म, रोटेशन नॉट अलाउड बिटवीन द पार्टनर्स, रोटेशन नॉट अलाउड बिटवीन द पार्टनर्स। और पूरी फर्म में 20 के हिसाब से काउंट कर लेना, वो अलाउड हो जाएगा। आई थिंक बड़ा इजी पॉइंट था, यही है आगे। स्पेसिफाइड नंबर एज पर ICAI। A member of ICAI in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he holds at any time appointment more than specified number, यानी कि 20। कह रहे हैं 141 का 3 का G, ये आपको याद रखना है। 141 का 3 का G क्या होता है? सीलिंग लिमिट। कह रहे हैं अगर आपने उससे ज्यादा रख ली, ICAI में दोषी करार दिए जाओगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इन कंप्यूटिंग द स्पेसिफाइड नंबर्स, the number of such assignment which he or any partner of his firm has accepted, whether single या combination with any other CA in practice, shall be taken into account। ठीक है, सारे काउंट होंगे, मतलब फर्म वाइज भी या इंडिविजुअल वाइज भी। नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट असाइनमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, और सी ये फुल टाइम, बस सी पॉइंट ही काम का था, बाकी कुछ नहीं था। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पढ़ भी लिया अपने ऑलरेडी भाई, या जॉब कर लो या प्रैक्टिस कर लो। ओके यहाँ तक चले आगे। रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट असाइनमेंट कह रहे जितनी ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो ना उसको लिख लेना साइड पे। ओके ठीक है, चलो आगे। सीलिंग ऑन टैक्स ऑडिट, वेरी वेरी खतरनाक, वेरी वेरी डेंजरस। टैक्स ऑडिट्स की लिमिट बताओ मुझे। अरे टैक्स ऑडिट किस कंपनी को करवानी पड़ती है? 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पे। इफ टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ या 2 करोड़। 1 करोड़ 2 करोड़ की जीएसटी ऑडिट है ना, एक प्रिजम्पटिव स्कीम है, उसकी लिमिट क्या होती है? प्रिजम्पटिव स्कीम की लिमिट, प्रिजम्पटिव स्कीम समझ गए इनकम टैक्स में 8% या 6% वाला। तो यहाँ की अगर टर्नओवर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा हुई, अगर किसी की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हुई तो उसको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। टैक्स ऑडिट यानी कि इनकम टैक्स ऑडिट। जैसे कंपनी ऑडिट अपनी अभी चलती आ रही है ना, ये कंपनी ऑडिट है, किसने बोला है? कंपनीज एक्ट ने। टैक्स ऑडिट कौन बोलेगा? इनकम टैक्स वाले। जीएसटी ऑडिट कौन बोलेगा? जीएसटी वाले। अब पहला केस, एक कंपनी जिसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रही है, उसको टैक्स ऑडिट करवानी है कि नहीं करवानी? राघव की कंपनी, ठीक है, मैं राघव की कंपनी की स्टैट ऑडिट कर रहा हूं, तो क्या राघव की कंपनी की टर्नओवर तो मतलब 25 करोड़ है, 1 करोड़ से ज्यादा है ना? ओबवियस है, 25 करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा होता है। हाँ ठीक है ना? कितना सोचने वाला पॉइंट था। तो राघव को टैक्स ऑडिट करवानी है कि नहीं? राघव लिमिटेड को। रीजन, जब एक ऑडिट हो रही हो किसी प्रोविजन किसी एनी लॉ में, तो उसको नहीं करवानी। तो इस पॉइंट को अपना हिंदी में लिख लो पहले। सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, जो ये जगह आपको बच रही है ना, यहाँ पे
पहले मैं एक चीज और लिखवा देता हूँ, फिर लिखना वो, ठीक है। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट दैट एन ऑडिटर एज एन इंडिविजुअल और अ पार्टनर कैन एक्सेप्ट इज 60। तो सीलिंग लिमिट ऑफ टैक्स ऑडिट इज 60, कंपनी ऑडिट 20। 60 का मतलब क्या होता है कि हर पार्टनर 60 टैक्स ऑडिट्स कर सकता है, लेकिन कंपनी ऑडिट सिर्फ 20 कर सकता है। केस ध्यान से, एक सेकेंड, हाँ जी। अगर कोई मतलब पार्टनर सेम कंपनी में टैक्स ऑडिट भी आ रही है और कंपनी ऑडिट भी आ रही है, तो ये 60 + 20 हो जाएगा। हाँ 80 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यही चीज मैं अभी डिस्कस करने वाला था। पहली बात तो कंपनी को टैक्स ऑडिट करवानी नहीं है, ठीक है। तो जो वो कर रहा होगा वो तो टैक्स ऑडिट कर रहा होगा। कंपनीज ऑडिट 20 अलाउड है, टैक्स ऑडिट एक्स्ट्रा 60 अलाउड है, क्योंकि कंपनी की तो टैक्स ऑडिट होनी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर प्रोविजन ऑफ एनी लॉ कहीं भी ऑडिट हो रही हो, बाई चांस अगर जीएसटी में भी हो रही हो तो भी टैक्स ऑडिट नहीं करवानी। अब ध्यान से सुनो दूसरा केस। 2 पार्टनर है किसी सीए फर्म में, कंपनीज ऑडिट कितनी अलाउड है? 40 पर पार्टनर। क्या रोटेशन अलाउड है? अगर एक पार्टनर ने 20 एक्सेप्ट कर रखी है, दूसरे ने 5 कर रखी है, तो आपके पास एक ऑडिट चल के आ रही है, 5 वाला कहता टाइम नहीं है, मैंने करनी नहीं, 20 वाला कर सकता है? नहीं। अब इसी केस को ध्यान से, 2 पार्टनर, एक ने 60 ऑडिट्स एक्सेप्ट कर रखी हैं, दूसरे ने सिर्फ 5 ही एक्सेप्ट कर सकी हैं। 60 वाले के पास आया बंदा, कह रहा है कि टैक्स ऑडिट कर दो। मैंने बोला 60 पूरी हो रखी है, तो मैंने दूसरे को बोला, मैंने कहा तू कर देगा? तो मैंने नहीं करनी, अपने नाम पे करना है तो कर ले। क्या वो कर सकता है? कंपनी ऑडिट में तो नहीं कर सकता, टैक्स ऑडिट में अलाउड है। टोटल 120 काउंट करेंगे 2 पार्टनर्स की, रोटेशन भी अलाउड है। तो यहाँ पे लिख लो हेयर रोटेशन इज अलाउड बिटवीन द पार्टनर्स। हेयर रोटेशन इज अलाउड बिटवीन द पार्टनर्स but maximum 120 allowed for 2 partners. फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो 105 ऑडिट कर सकता है, दूसरा 15 कर सकता है, चलेगा। डन। और अब आप अपने हिसाब से हिंदी में एक वो लिख लो कि अगर कंपनी ऑडिट में, कि अगर कंपनीज एक्ट में ऑडिट हो गई है तो टैक्स ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। अगर कंपनीज एक्ट में ऑडिट हो रही है तो टैक्स ऑडिट अलग से नहीं करवानी। क्वेश्चन, एबीसी एंड कंपनी इज एन ऑडिट फर्म। ये आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है कि ठीक है? ठीक है। क्यों? क्योंकि एबीसी एंड कंपनी 141 का 3 का ए दिया हुआ था, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम ऑडिटर। यहाँ पे दिया हुआ एबीसी एंड कंपनी, ये फर्म का नेम है, ठीक है। ये प्राइवेट, हाँ प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड नहीं है ये, ठीक है। ये फर्म का नेम है, एबीसी एंड कंपनी इज एन ऑडिट फर्म हैविंग अ पार्टनर एबीसी। डन। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ठीक है। सी ए, मिस्टर ए, थोड़ी सी हो गई ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे लिखा दो। सी ए, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी आर होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। मतलब वो कह रहे हैं वो 3 सीए है ना, तो इसको थोड़ा सा वो कर लेना आप, है ना। तो जो अब इस सीए को काट ही दो यार, क्या करोगे, अब तो बन गई, अब तो कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर ए, बी, सी आर होल्डिंग द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन केस ऑफ 4, 6 and 10 कंपनीज रिस्पेक्टिवली। पहला पॉइंट, प्रोवाइड द मैक्सिमम ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ एबीसी कंपनी। 40। पहला 40, 4 और 6 10 और 10 20। अलाउड कितनी है? 60। रखी कितनी हुई है? 20। पूछा पूरी फर्म का है तो 40। आई थिंक पहला आंसर क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट रिमेनिंग इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। 16, 14 और 10। चले जी आगे देखना है आपके पास। 16 है, 14 है, 10 है, ठीक है। कैन एबीसी कंपनी एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन 60 प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़? यस। 2 स्मॉल? यस। 1 डोरमेंट? यस।
चल सकते हैं आगे? Yes. Would your answer be different if out of those 60 private companies, ऊपर वाली 15 are 110 करोड़, 45 कंपनी तो हमारे पास चाहिए थे हमें 40 और, पहले में आपने बोला था 40, लेकिन अब 45 कंपनीज आपके पास आई हैं चल के जिसकी कैपिटल कितनी है 110 करोड़। 40 अलाउड है, 5 अलाउड नहीं है, तो यानी कि 40 वो अलाउड है, 2 स्मॉल और 1 डोरमेंट। देखना आंसर्स क्लियर है? किसी को अगर डाउट हो, राघव क्लियर है ये? मेरे हिसाब से बड़े इजी थे, कोई ज्यादा मुश्किल थे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, KBC and company, a firm of CA has 3 partners, K, B and C. Wow, K is also whole time employment elsewhere. खतरा। 141 का 3 का G, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। 141 का 3 का G. The firm is offered the audit of ABC Limited, ठीक है, and is already holding 40 companies. क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि K तो अलाउड ही नहीं होगा, तो बाकी जो 2 पार्टनर्स है 40 रख के बैठे हैं, तो कैन नॉट। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3, PBS and associate a firm of CA has 3 partners. PBS firm is already having a 45 companies, remaining बच गए 15। Firm is offered 20 companies audit. Decide and advise whether PBS and associate will exceed the ceiling limit. Yes, ठीक है, तो कितने एक्सेप्ट कर सकते हैं वो? 15। 20 आई है तो 20 में से 15 रखोगे, 5 रिजेक्ट, हाथ तो लगा पर मुंह ना आया, है ना? तो चलो आगे, सीलिंग लिमिट इन केस ऑफ कंपनी एक्सेप्टेड बाय ऑडिटर, कह रहे हैं रेफर कर देना ये, तो देखा जाए 20 कंपनीज। 20 कंपनीज में लिखवाओ मेरे को क्या होते हैं अदर देन, लिखो लिखो लिखो, अदर देन स्मॉल, डोरमेंट, ओपीसी और प्राइवेट कंपनी लेस देन 100 करोड़। 142 हमारा हो चुका है, 141 भी हो चुका है, बजाओ तालियां, शाबाश। उसके बाद आ रहा है 143, अब सारी तालियां वापस करेंगे, अभी करेंगे, एक आध पेज अभी भी करेंगे। सारा मैं करवा भी नहीं रहा, मैं बिल्कुल छोटा सा पॉइंट करवाऊंगा, एक ही पेज करेंगे सिर्फ, 5 मिनट का भी पॉइंट नहीं है ये तो, क्योंकि 143 अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए कल ये तो होगा ना, कुछ हो गया। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कल क्लास होगी, होपफुली तो होगी। आपने कहा फ्राइडे में नहीं ना, बता दूंगा, फिर भी मैसेज तो करूंगा अगर छुट्टी होगी, अदरवाइज आना होगा। डीम टू बी आना, यस। 143 पावर्स एंड ड्यूटीज। 139 हो गया, क्या था 139? 140, 141, 143, 140, 139, 140, 141, 147, 146, 143, 141, 148। अभी कौन सा खत्म हुआ था? 141 में डिस्क्वालिफिकेशन का सब सेक्शन क्या था? 141 का 3। कितने पॉइंट थे टोटल? 9। डिक का 1, सिक्योरिटी, डिक का 2, इंडेटनेस, डिक का 3। गैरेंटी। अच्छा, A B C D E F, F 141 का 3 का F। दोनों चीज नहीं कर सकता, मतलब प्रैक्टिस डायरेक्टर नहीं हो सकती। डायरेक्टर कौन? हाँ मैंने देख लिया था, कौन? रिलेटिव। किसका रिलेटिव? CA का। डायरेक्टर का रिलेटिव सीए हो सकता है? श्वेता कहती नहीं, डायरेक्टर के रिलेटिव की बात नहीं है यहाँ पे, सीए के रिलेटिव की बात है, तो ध्यान से देखना। चलो अब सीए के डोले बनने वाले हैं। पावर्स, पावर्स के साथ राइट्स, राइट्स के बाद आएंगे ड्यूटीज। पावर्स आएंगी इतनी सी, ठीक है, और ड्यूटीज आएंगी बड़ी सारी, तो सीए दब जाएगा। पहले अपन राइट की बात कर लेते हैं। एवरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैव अ राइट टू एक्सेस ऑल द टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहे हैं भाई लैपटॉप दोगे, किताबें दोगे, तभी तो ऑडिट कर पाऊंगा, बात तो सही है। तो कह रहे हैं ये आपकी पावर में
दे दिया। और बताओ, कहते और इन्फॉर्मेशन भी दो मुझे, एक्सप्लेनेशन भी दो फ्रॉम द ऑफिसर। फ्रॉम द ऑफिसर को क्या लिखूं, इंक्वायरी के इंस्पेक्शन? हाँ लिखो इसको। इंक्वायरी के स्पेलिंग कभी आई से आते हैं, कभी ई से आते हैं, ठीक है। कह रहे बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आ सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स से वाउचर में इंक्लूड कोई भी बुक्स हैं, मतलब जो जिसकी बियरिंग होगी अकाउंट्स के ऊपर, यूजुअल फाइनेंशियल बुक। चलो जी आगे। टर्म वाउचर, वाउचर में क्या आ सकते हैं, सेल परचेज जो भी है, मतलब कि जो उनके कोरोस्पोंडेंस होते हैं। कोरोस्पोंडेंस मतलब सेल के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ऑफिसर में कौन आता है, ऑफिसर इंक्लूड डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी। ओके। इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू ऑडिटर, तो वो क्या करेगा, मेंबर को रिपोर्ट कर देगा, यानी कि शिकायत लगाएगा। मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपने मुझे एजीएम में अपॉइंट किया है, डॉक्यूमेंट मैं किससे मांगूंगा, मैनेजमेंट से या बोर्ड से, वो नहीं दे रही तो मैं आपको शिकायत करूंगा, ठीक है। ओके। राइट ऑफ ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी, सोच के चलो आप एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी आगे सब्सिडरी कंपनीज भी थी, तो ये जो होल्डिंग कंपनी थी ना, उसके ऑडिटर के राइट की बातें करी जा रही हैं। कह रहे हैं उसके पास राइट टू एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरी एंड एसोसिएट। सब्सिडरी होती है 50% से ज्यादा, एसोसिएट होता है 20% से ज्यादा। इफ इट रिलेट्स टू द कंसोलिडेशन ऑफ एफएस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहे हैं आप तभी उसके पास हक जता सकते हो अगर कंसोलिडेशन से रिलेटेड होगा। वही चैप्टर जो आपका आजकल एडवांस अकाउंटिंग में चल रहा है, नन्ना मुन्ना सा खत्म हो गया, तो वही आसान सा चैप्टर। तो कह रहे हैं अगर कंसोलिडेशन में जरूरत पड़ेगी तो सब्सिडरी पे जाके हक जमा सकते हो, यानी कि ये वही केस है। अगर तो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो देवरानी जेठानी देवरानी के ऊपर हुक्म चला सकती है, लेकिन अगर वो देवरानी दूसरे ही घर में रहती है, दूसरे ही शहर में रहती है, फिर हुक्म नहीं चला सकते। राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन का मतलब जपत नहीं होता ये तो जपत, शुक्र है चपत नहीं बोला कि चपटम ना मार दे। यहां पे आई थी अमेंडमेंट। कह रहे राइट ऑफ लियन का मतलब है लॉफुली पोजेशन ऑफ समबडी एल्स प्रॉपर्टी। जैसे आप लोग जब रिटर्न भरोगे, क्लाइंट आपको वो 600 रुपए 500 रुपए देगा नहीं, आपके पास उसके कोई डॉक्यूमेंट्स आ रखे हैं, मैं नहीं दे रहा भाई फीस दे, है ना, तो कह रहे हैं ठीक है लॉफुली पोजेशन आनी चाहिए। क्या के लिए, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं वो जो आपके पास आ रहे हैं ना बुक्स वगैरह, वो क्लाइंट ने ही देने हैं, दिए हो, मतलब उनके ऊपर आपने सॉरी ये है तीसरा पॉइंट, उसके ऊपर आपने काम भी कर दिया हो, यानी कि वो टैक्स ऑडिट करवाने आया, कुछ डॉक्यूमेंट दिए, उसके ऊपर आपने सर्विसेज दे दी, ठीक है। उसके बाद वो जो बुक्स हैं क्लाइंट की हैं, ऑडिटर की पोजेशन में आई हैं, क्लाइंट की अथॉरिटी से आई हैं, और ऑडिटर कैन रिटेन इफ ही हैज डन द वर्क। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बुक्स ऑडिटर ने क्लाइंट ने दी अपनी अथॉरिटी से, आपके पास लॉफुली पोजेशन में, आपने उसके ऊपर काम करके दे दिया, पैसे नहीं दिए आपने पोजेस कर लिए, तो कर सकते हो, कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ आईसीआई ने आपकी इज्जत का मान रखा नहीं, फलूदा रखा। इट वॉज हेल्ड बाय द एथिकल standard board of ICAI that a CA cannot exercise a lien over the client for non payment of fees। कहते वैसे रख लेना मन करे तो, अलमारियां आपकी खाली हैं, नए नए CA बने हो, पैसे ही नहीं दिए फिर नहीं रखने, तो फिर राइट कैसे हुआ है? तो वैसे ही फॉर एग्जांपल पैसे मिल गए, उसकी जो बुक्स थी वो फ्रॉडुलेंट बुक थी, उसकी बुक्स में कोई डॉक्यूमेंट्स थे या कई ट्रांजैक्शंस थी, एक्चुअल में हुई नहीं थी, फेक थी। अब आप क्या बोलोगे, मुझे तो मेरे क्लाइंट ने दी, उसी के हिसाब से मैंने टैक्स ऑडिट बनाई या जो भी मैंने सर्टिफिकेशन करी, केस चल गया मेरे सामने, मतलब मेरे अगेंस्ट भी केस चला, बाय चांस वो बुक्स मेरे पास पड़ी थी, भाई मैं नहीं देता, कहता फीस तो दे दी है ना, कहता फीस दे दिया तो मैं बुक्स का लियन सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ नॉन पेमेंट ऑफ फीस की वजह से रख सकता हूँ, ठीक है। तो किसी भी तरीके से लॉफुल पोजेशन भी आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने रीजन पहला तो बोल दिया नॉन पेमेंट ऑफ हिज ड्यूटीज ऑफ वर्क डन। तो आप कहने का मतलब अगर आपको अपना एज अ प्रूफ किसी चीज के लिए संभाल के रखना है तो आईसीए कह रहा है तो रख लेना, फीस की वजह से चिंदी चोरी मत करना, ठीक है। चाहे आपकी फीस की लिमिट नहीं बताई गई, चाहे लाखों में भी हो, तो आईसीए का एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, वहां पे भी लोग बैठे होते हैं प्रैक्टिसिंग सीए आधे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट बोला, ये अमेंडमेंट थी आपके पास, 2 अटेम्प्ट पहले आई थी। अगर आप रख भी लो तो अलाउड है और आपकी मर्जी है, नहीं रखने तो ना। नहीं नॉन, हाँ नहीं रख सकते,
यही तो बोला गया, इट वाज हेल्ड बाय द एथिकल स्टैंडर्ड। बट फिर ऊपर राइट में तो उन्होंने ये लिखा ना, कैन रिटेन सच डॉक्यूमेंट्स। मैं अब आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। कोई इसका टेक्निकल रीजन बता सकता है या कोई सोच सकता है? सर 8:01 हो गया, हमारी सोचने की क्षमता तो 7:59 तक होती है ना। हम तो बोल रहा था बोल के वो कादर खान है जो 6 बजे के बाद दिखना सुनना बंद कर देते हैं। Have anybody seen? बोल रहा था बोल, तुमने ये क्या किया, वो 6 बजे के बाद उसको दिखना बंद हो जाता है या सुनना बंद हो जाता है। हाँ, तो ये क्या पॉइंट है? या तो देखो दो चीजें हो सकती हैं। मैं आपको आपका माइंड ग्रो करने के लिए 1 दिन का टाइम देता हूँ कल तक का, कि आप दोनों में मेरे को सिर्फ एक बार पढ़ना, 2 मिनट का ही है, बताना कि क्या चीज प्रिवेल करेगी, या फिर कहो तो सस्पेंस अभी खत्म कर सकता हूँ। नहीं, एक बार ट्राई करना, अगर आपने खुद से ट्राई करके मेरे को आंसर दिया ना, मजा बढ़ाएगा। फिर आपको लगेगा कि जो आरटीपी की अमेंडमेंट या जो वो बियर एक्ट बन के आता है ना, फिर तो आप पढ़ ही लोगे और समझ भी लोगे। देखते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी ले सकते हो, सीनियर जूनियर की। एथिक्स की वजह तो नहीं रख सकते पैसे नहीं 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 नहीं, एथिक्स की वजह से नहीं, कुछ और। तो उनको सर उधर इन्होंने जो रिपोर्ट्स फाइल कराई हो उधर से उन्होंने नहीं। चेंजेस कर दिए? नहीं, यू हैव 1 डे। देखो एक बार सोच के, क्योंकि अभी 8 बजने के बाद हो गए ना, वो थोड़ा मैं समझ सकता हूँ, ऑडिट की क्लास चल रही है तो, है ना, तो कोई बात नहीं, कल आप मेरे को जवाब दो इस बात का। सर हमने लास्ट लाइन में लिखा था ऑडिटर कैन रिटेन सच डॉक्यूमेंट्स हम्म। इफ वर्क हैज बीन डन और फीस नहीं पेड। ठीक है। अगर उसने काम किया है पर दूसरा बंदा फीस नहीं दे रहा तो वो डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख सकता है। हाँ, लेकिन लास्ट लाइन में कुछ और बोल दिया नोट कि कि फिर कह रहे नहीं रख सकता। यही तो दिक्कत आ रही है। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है सांप मार देना, लाठी भी ना टूटे। तो यहाँ पे भी देखा जाए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ना पड़ गई। सोच के देखो, यहाँ पे भी तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पड़ गई ना। 2 पॉइंट कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप मेरे को कल आंसर बताओगे कि क्या आंसर और बना सकते हो। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड और ये हमारा ऐसे ही होगा, इसमें भी कुछ हो सकता है। यस, दिस इज द पॉइंट। वो बता रहा था कंपनीज एक्ट, बस सारा सस्पेंस खत्म हो गया। तो मतलब आपने ट्राई किया, यू कैन डू इट ना, यू कैन, यू विल, है ना। तो ऊपर वाले पॉइंट्स कंपनीज एक्ट के चल रहे हैं, यू हैव टू रिमाइंड। तभी तो बार बार मैं बोलता हूँ आप फ्लो मत तोड़ो। चल क्या रहा है? चल रहा है कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑडिट। यहाँ पे क्या है, सीए वालों ने बोला है, कह रहे हैं यार चिंदी चोरी के लिए चाहे उसमें अलाउड कर दिया, शिकायतें तो हमारे पास आती हैं, इनाम तो हमारा खराब होता है। 500 रुपए की फीस के लिए आपने उसके डॉक्यूमेंट्स रख लिए, बैंक स्टेटमेंट रख ली या कुछ भी, तो वो सिर्फ सीए ने बोला है। अगर आपने रखना है रख लो, कल को सीए का एक्ट चेंज करवा देना। पर सीए का एक्ट आपने ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में स्कोप पढ़ा था, याद है? टर्म्स कैन नॉट सुपरसीड द एक्ट, या ऑडिट की प्रोनाउंसमेंट कैन नॉट सुपरसीड द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट सबसे ऊपर रहते हैं, यानी कंपनीज एक्ट तो सबसे ऊपर रहेगा। आप रख लेना, अगर सीए मान जाते हैं। बाद में आपको पता है अंदर जो एथिकल कमेटी है, अगर मेरे ऊपर केस चले, बंदे बैठे हैं, आप मना लेंगे, एक्ट को आप प्रिवेल करवाते हैं। ओके, बाय बाय।